बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। और इंटरेस्टिंग सी एक ख़बर है नाज़रीन, आज स्पेन की है। प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपको सुनाना चाहेंगे। एक स्पेन में शहरी था, वो अपनी गाड़ी में आराम से जा रहा था, और जो शहरी था ना, वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, उनको कारोबार करता था। तो जो जैसे फार्म वगैरह होते हैं, उसके पास ऐसे फार्म्स वगैरह थे, तो उसका सिलसिला था। तो वो जा रहा था गाड़ी में, उसने ना एकदम से देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक रहा है। तो सीट बेल्ट जो थी उसने पहनी हुई नहीं थी। तो जब उन्होंने रोका ना उसको, तो उन्होंने उसको ये भी कहा कि जो नशे का टेस्ट होता है, जिसमें वो एक डिवाइस होती है जिससे वो नाक में डालते हैं, मुंह का टेस्ट करते हैं, लबाब का, सबका, तो वो उसने वो भी मना कर दिया कि मैं जो हूँ ना ये टेस्ट नहीं दूंगा। तो फिर जिस पर जब पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने क्या किया कि वो नीचे उतरा और उसने पीछे से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया, जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ थीं, और वो सारी की सारी मक्खियाँ जो हैं वो पुलिस वालों के ऊपर छोड़ दी। और वो पुलिस वालों को बहुत बुरी तरीके से मक्खियाँ जो हैं लड़ी। फिर एक करीबी रेस्टोरेंट जो था वहाँ पर उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की, और उनको मजबूरी कोई और रास्ता समझ नहीं आया। तो फिर उस दौरान जो है ना, काफ़ी नुकसान किया मक्खियों ने भी। एक फ़नी भी है ये ख़बर, मुझे देखा जाए तो मैं मतलब सोच रही थी कि सुबह सुबह मुझे क्या न्यूज़ मिली। अच्छा, फिर उसके बाद वो तो वहाँ से भाग गया, फ़रार हो गया। और फिर पुलिस वाले जो हैं उन बेचारों को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसका इलाज हुआ और शदीद ज़ख्मी थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले तो रिवेंज पे आ गए, उसको फिर पकड़ा गया और फिर उसके ऊपर FIR वगैरह हुई, उसके ऊपर ये सारे केसेस जो हैं ना थोपे गए। तो दुनिया में अजीब अजीब सी हरकतें जो है ना हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम जैसे पाकिस्तान में कभी ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारे पाकिस्तान मुल्क में क्या क्या हो रहा है, मगर जब हम दूसरे ममालिक में झांकते हैं तो वो जो हमारी ख़बरें हैं बहुत छोटी लगती हैं। ऐसे ही टॉपिक की तरफ आते हैं। आज नाज़रीन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सर्वाइकल पेन, ये जो गर्दन है ना, जिसमें कभी हम मोबाइल यूज़ कर लें या फिर, अच्छा ये जो मेरा माइक है ना, हम सो सॉरी, इसमें अर्थ आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ कोई मसला नहीं है, मगर इसमें अर्थ आ रहा है। मुझे पहली मरतबा, ऐसा कभी हुआ कोई नहीं है। तो जो मुझे माइक लगा हुआ है ना, उसमें अर्थ आ रहा है नाज़रीन। अर्थ ये होता है जो हल्का सा करंट होता है। तो ब्रेक ले लें, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। ओके जी, वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं अपनी जो सर्वाइकल पेन होती है ना, उसके हवाले से। मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन्स, बच्चे आईपैड, ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो गैजेट्स वगैरह हमारे हाथों में लगे हुए, तो उसको यूज़ करने की वजह से एक तो हमारा पूरा बॉडी जो पोस्चर है वो ख़राब हो गया, और सबसे ज़्यादा जो पेन निकलता है वो सर्वाइकल का पेन निकलता है, जो हमारे गर्दन के पीछे जो एक सरिया है ना, जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाया ऑलरेडी नेचुरली, उधर ये जो पीछे का हिस्सा है ना सर्वाइकल वाला, वहाँ पे बहुत पेन निकल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे ही अकड़ के चलते हैं ना, जिनको हम कहते हैं इनकी गर्दन में सरिया है। तो अब जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतने गैजेट्स यूज़ करते हैं कि उनकी गर्दन का सरिया जो है ना वो तो निकल गया, मगर उनकी गर्दनें झुक गई हैं। तो हमें लगता है बहुत अदब में, बादब, बामुलाइज़ा, होशियार, निगाहें नीची, तो इस तरीके से, मगर नहीं, उनके ये सारे गैजेट्स की वजह से उनके सर्वाइकल पेन निकल रहे हैं। आज उसका हल पूछेंगे। छोटे छोटे बच्चों में सर्वाइकल पेन हो रहे हैं, आज उसका हम सलूशन पूछेंगे। डॉक्टर सैयद महमूद पेन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सर्वाइकल पेन क्या होता है, आम बंदे को भी समझा दीजिए कि क्या है और ये पेन क्यों निकलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूँ कि ये शो हमेशा जो होता है मैं बड़ी खुशी होता हूँ, बिकॉज इट स्प्रेड नॉलेज। बेसिक जो नॉलेज है आप एक अवाम को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनको आगाही मिल सके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सर्वाइकल पेन से मुराद आपकी नेक की पेन है। आजकल अगर आप देखें हर किसी के पास विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, एंड यूजली 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये बैड पोस्चर की वजह से है। बैड पोस्चर लाइक दिस, हमारे सर का भी एक वज़न है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने पोस्चर बनाया हुआ है कि आप स्ट्रेट रहें और आपका ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन इफ़ आई फ्लेक्स, मैं इस तरह करूँगा तो ये हमारा कोई 10 kg का वज़न है, तो इसमें प्रेशर, अगर मैं इस तरह करूँगा, इट्स अ प्रेशर इज़ वेरी लो। वैन जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये 25, मतलब अगर हम 10 kg अगर इस तरह मैं फ्लेक्शन करूँगा तो ये 15-20 kg तक वेट चला जाता है, एंड दैट कॉज पेन ऑन योर नेक।
बैड पोस्चर की वजह से है। दूसरी चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं आजकल, जिसका मैं देखता हूँ, एक्सीडेंट्स, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगले दिन आप देखते हैं आपकी बैक पे एक निकल रही है, गर्दन में दर्द निकल रही है। सम टाइम आप स्लीपिंग पोस्चर, लोगों का स्लीपिंग पोस्चर बहुत ख़राब है, पिलो कोई एक लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 2 लेता है, जिसकी वजह से पेन आपकी निकलती है। फिर कुछ शरियाने हैं, हमारी नर्व्स हैं, बाज़ दफ़ा डिस्क की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने एक बात की, गर्दन में सरिया, बेसिकली आपने बड़ी, मैं फिर ये कहता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की। बेसिकली वो वाकई ही सफ़र कर रहे होते हैं, हम ये समझते हैं गर्दन में सरिया है, उसमें इसको एक टर्म बोलते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। उसमें क्या होता है, ये जो जोड़ जो होते हैं ना, ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ये फ्यूज़ करने की वजह से दे कांट मूव देयर नेक ना नीचे, तो वो ऐसे फिक्स हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि उनके गर्दन में एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़। सर मैं देखा है बहुत से लोग इसी तरह मुड़, अगर इधर से आवाज़ आ रही तो वो ना ऐसे नहीं मुड़ेंगे, वो ऐसे मुड़ेंगे। हाँ अच्छा, ओके। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और यही मैं इस शो के ज़रिए और आपकी से कहना चाहता हूँ। देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया। आप अगर टाइमली डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया होता तो शायद ये चीज़ें ना होती। अच्छा, तो ये इतना सीवियर हो जाता है? बिल्कुल, इट्स अ वेरी सीरियस। आपकी देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर होगी, यू कांट मूव। आपको कहते हैं मोस्टली ये लोग ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज दे कांट सी इन द मिरर, क्योंकि वो इस तरह कर नहीं सकते, तो दे फील पेन। और आपकी क्वालिटी, एक्सीडेंट के चांसेस, पेन, ना वो सो सकती हैं रात को, और डिस्टर्ब, फिर फैमिली प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स सारे इससे इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नेक पेन के साथ सम टाइम ये रेफर्ड होती है। रेफर्ड का मतलब ये होता है कि पेन प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन पेशेंट पेन फील कर रहा होता है या सर में या शोल्डर के अंदर। तो प्रॉब्लम शोल्डर में नहीं होती या हेड में नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ पे है, और ये रेफर्ड पेन हो रही है। हम इसको रेफर्ड पेन कहते हैं कि सोर्स कहीं और है, प्रेजेंट कहीं और हो रहा है। अगेन आप होता कि इसके अंदर मैंने देखे लोग जिरा के पास चले गए, जी कंधा चढ़ाने चले गए। अब मसला प्रॉब्लम गर्दन में है, कंधा चढ़ाने चले गए, और फिर आप प्रॉब्लम मज़ीद वर्सन हो जाती है, ना कि सोल्यूशन की तरफ आए। सर में भी बहुत दर्द होता है। देखिए सम टाइम इट्स अ वेरी अलार्म। सर का दर्द का ताल्लुक भी नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, सर का दर्द इसलिए क्योंकि हमारा नेक में हराम मगज़ है और हमारी सप्लाई जा रही है ब्रेन को भी और स्कल को भी। जैसा लाइट है, अब स्विच कहीं और है, लाइट कहीं और जलेगी, तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम सारा है, डीपी बॉक्स यहाँ पे है जो सप्लाई आगे कर रहे हैं। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी, स्पार्किंग होगी, तो पेन यहाँ पे भी आएगा, ब्रेन में भी। लेकिन ये आपने जो बात की ना सर का दर्द, देखिए अगर किसी को नेक पेन के साथ सर का दर्द या ब्लरिंग ऑफ विजन के इस तरह की है, तो ये एक अलार्मिंग साइन भी हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग? यस, बिकॉज अगर ब्रेन की इश्यूज हों, ब्रेन की ब्रेनजाइटिस एक टर्म होते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर कैन प्रेजेंट विद दिस, विद सिंपल नेक एंड हेडेक, और कोई सिम्टम नहीं होगा। अच्छा, ये जो पेन है ये हड्डी में है या हमारे ये पट्ठों में, मसल्स में हमें ये इशू हो रहा है? ये जगह क्या होती है एग्जैक्ट? अच्छा, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा घर बना होता है ना, पिलर्स हैं, उसके ऊपर फिर आप बाकी चीज़ें लगती हैं। सो हमारा स्केलेटन है, बोन है, बोन के ऊपर मसल्स हैं, और उसके अंदर शरियाने और नर्व्स हैं। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, ज़्यादातर ये मसल्स की वजह से, मसल के खिंचाव, बैड पोस्चर, अबाउट 70 to 80% उसकी वजह से होता है। फिर कुछ एज रिलेटेड आ जाती है, ओल्ड एज में ये बोन्स और जॉइंट घिस जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर ये जो डिस्क आगे अंदर आ जाती हैं, डिस्क स्लिप हो जाती है, जिससे नर्व के ऊपर दबाव और करंट लाइक पेन आपकी बाजू में आ रहा होता है, और या हाथ सुन्न हो रहा होता है, या पावर कम हो जाती है। सर इसकी सर्वाइकल की डिस्क किस जगह मौजूद होती है? सर्वाइकल की डिस्क हमारी को इधर 6-7 को डिस्क है, तो हमको C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलती हैं। तो यूजुअली लोअर पोर्शन जो है ना 6 और 7 है, जिसपे हमारी ये मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। सर ये कनेक्ट होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ भी जाके? बिल्कुल, क्या कमर तक भी पहुंचती है ये पेन? बिल्कुल। इसकी क्या कनेक्शन, कहाँ तक जाती है सर? क्योंकि आपको मेडिकल टर्म्स में चीज़ें पता है, तो मैं चाहूँगी ज़रा बताएं। अच्छा, क्योंकि हमारी बिल्कुल ये एक स्ट्रक्चर है, ये 33 वर्टिब्रास होती हैं। Okay. तो सर्वाइकल है, गर्दन काला है, फिर सीने का आ फरहाल एक जाता मिनट है। इधर आए, मैं बताती हूँ। इधर आए, इधर जल्दी आए, ये ज़रा लोगों को भी बताइएगा। इधर आए फास्ट सर, एक मिनट इधर ही खड़े हो जाएंगे तो आप सर्वाइकल जो है ना, यस, क्योंकि देखिए आपको हम माइक लगा हुआ है, ये बैक आप रहिएगा। फरहाल से सलाम। भाई साहब। अच्छा, दिस इज अ पोर्शन ऑफ द सर्वाइकल। Okay. ये गर्दन का है।
हम इसको सर्वाइकल पोर्शन कहते हैं, जो कि कंटिन्यू कर रहा है थोरेसिक के साथ। ठीक है। थोरेसिक यहाँ तक आएगा और फिर ये कमर को कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, तो ये इट्स अ कंटिन्यूटी। और ये पेन, अगर यहाँ पे पेन होगी तो ये रेफर्ड पेन, रेफर्ड से मुराद है क्योंकि इसमें से हराम मगज से नर्व्स निकल रही हैं जो यहाँ भी सप्लाई कर रही हैं और सर को भी जा रही हैं। अच्छा। दैट्स वाई अगर यहाँ की प्रॉब्लम होगी तो पेन सर पे भी आ सकती है, बैक पोर्शन पे और कंधे में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि सर का दर्द हो तो उधर प्रॉब्लम है, या शोल्डर की पेन कंप्लेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम इधर ही है। नो, प्रॉब्लम इज़ इन द नेक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन से एक चीज़ आपके, मुझे अगर एक छोटी क्यूट सी बेबी के साथ मुझे याद आ गया, आजकल तो कम हुए हैं मेरे पेशेंट सडनली, ये स्कूल खुलेंगे ना, मेरे पास बच्चे बड़े आते हैं नेक पेन, हेडेक। इस एज के बच्चे भी, हाँ, दर्द में मैंने देखा है बहुत। तो ये इनको इस एज में क्यों दर्दें हो रही हैं? आईपैड? हाँ हाँ, आईपैड से ज़्यादा स्कूल बैग्स हैं। ओ ठीक है, मैंने सही कहा ना, स्कूल बैग इट्स वेरी हैवी। कभी आप उठा के देखिए, बच्चों के साथ जुल्म है वैसे। 7-7, 8-8 किलो के, 10-10 kg के हैं। 15-15 किलो, 8-8 Yes. किलो। और वो बच्चे क्या कर रहे थे, कंधे लटके हुए हैं और झुक के ऐसे चल रहे हैं क्योंकि वेट को करने की, एंड दे स्ट्रेच। ये सारा पेन उनके, और उनकी ग्रोथ मुतासिर, हाइट मुतासिर होती है, हेडेक, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर, बच्चों की बॉडी भी यूं झुकी हुई, नॉट लाइक स्ट्रेट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ही कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज ऊपर निकले हुए। यस, ये देखें, मैंने आपको बताया बैग, इस आप यूरोप में देखें उन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ कौन से बैग है, बुक्स 2-4 या आईपैड, वो भी उनकी क्लासेस में पड़े हुए होते हैं, इट्स नॉट एट होम। दूसरी चीज़ आजकल, फिर मैंने बात की मोबाइल गेम्स, टीवी, ये आर द फैक्टर्स। आजकल इंडोर गेम्स ज़्यादा हैं, आउटडोर गेम्स ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो बच्चे आजकल बड़े मुतासिर हैं, जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। बच्चों की कैपेसिटी ज़्यादा है बियर करने की, लेकिन ये बच्चों के साथ मैं आपको बताया, अभी ये छुट्टियां है ना, तो ज़रा मेरे कम हो गया, मेरे पास बच्चे आना शुरू हो गए। हाय हाय हाय, सर बैठिए। अब ये जो बच्चे आपके पास आते हैं, इनको फिर किस तरीके की थेरेपीज़ और एक्सरसाइजेज जो हैं आप रेकमेंड करते हैं? क्योंकि देखिए, जब बड़ा इतना सीवियर पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, और आपने कहा है कि ये बहुत डेंजर कॉज हो जाता है, तो फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अब ये सारी मसाइल जो है फेस करनी पड़ी इतनी छोटी उम्र में, उनके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो प्लीज़ ब्रेक के बाद बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर महमूद जो है वो हमें बता रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन लोगों को अब ये पेन शुरू हो गए गर्दन के। जी सर, पेन बता के जो आपने एक्सरसाइजेज बताए थे वो प्लीज़ सिखाइएगा ज़रा। एक्सरसाइज देखिए, मैं 2-3 आपको एक्सरसाइज बताऊं। साथ। हाँ, ये तो दैट्स वेरी नाइस, कम ऑन फॉर। ओह, बैग भी आ गया। सो इस बैग, अगर ये देखिए, अभी भी पोस्चर देखिए, पहले ये हैंग हुआ हुआ है एंड इट्स वेरी बैड, इसको आगे को झुक के इसको उठाना पड़ रहा है। हालांकि अभी ये वज़न कम है, नहीं वज़न तो काफ़ी है, इट्स स्टिल 3-4 kg का वेट है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। हम तो पहली चीज़ तो हम तो वेट तो कम करें ना, हम तो ऑलवेज कोशिश करें कि जो स्कूल में जाती हैं वेट खुद कैरी करें, बच्चों की ग्रोथ ताकि मुतासिर ना हो, इफेक्ट हो। नंबर 2, श्रगिंग, शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना एंड सस्टेन रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दें। 1 2, तो दीज आर द, क्या आप मूवमेंट करें आप ये, ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, जिस हम जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, सलाम फेरते हैं, आज इसे सलाम फेरें ऐसे, और अगर इसको सारा रेजिस्टेंस कर लें, अपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे जोर, मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड नाउ फॉर दिस टर्न, शाबाश, 1 2 3 4 5 6। सो एक ये हो गया। फिर आपने हाथ आगे रखना, लाइक ऐसे, हाथ दोनों को पकड़ लें और आगे को जोर लगाना है, जैसा मेरे साथ देखो, 1 2 3 जोर लगाना है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आपने करना है। फिर दोनों बैक हाथ पीछे रखें, पीछे को जोर लगाओ, शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने राइट साइड पे हाथ ऐसे रख के इस तरफ, फिर राइट, एंड नाउ टू द लेफ्ट, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आपने जोर लगाना है, ताकि आपके नेक के चारों मसल जो हैं, सामने वाले, पीछे वाले और साइडों, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ये आपकी गर्दन को पिलर की तरह काम करके सपोर्ट करेंगे और आपको पेन और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर देंगे। और ये कितने सेट्स करने हैं हमने बच्चों को जब कराना है? कम से कम 3 to 5
3 to 5 मतलब ये हार्डली इट टुक अबाउट 5 मिनट। तो ये 5 मिनट आपकी बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और आगे को चेंज कर देगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सर जो बड़े हैं उनके लिए क्या सीन है? बड़ों के लिए भी सेम एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन उसके अंदर आप फ्लेक्शन में थोड़ा सा करते हुए थोड़ी पे रख सकते हैं, ठीक है, पीछे करते हुए सलाम कर, और श्रगिंग। और श्रगिंग के साथ अडल्ट क्योंकि यूजुअली दे हैव पेन इन द शोल्डर एज वेल, तो ये मूवमेंट, अच्छा, ठीक है, ताकि आपके गर्दन के मसल, यस, ये आजकल तो बैक पेन के अपर बैक बड़ी की, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ ये एक्सरसाइज करें, इससे आपके मसल रिलैक्स होते हैं, बैक यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। सर कभी कभी दिल करता है दीवार को लगो तो जो शोल्डर पीछे है ना, या फिर कोई आपको पकड़ के पीछे शोल्डर टाइट करते हैं। यस, क्योंकि जब हम इस तरह बैड पोस्चर में बैठते हैं, हाँ। तो ये देखें बैक के मसल कितने ही अपर स्ट्रेच में हैं। और यूजुअली बैड पोस्चर जो होता है उसमें जिस तरह लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो कंटिन्यू दे सिट लाइक दिस, आपका ये सारे बैक। तो जब आप कंफर्टेबल के पीछे ये एक्सरसाइज करते हैं, यू फील मच मच कंफर्टेबल, और आपकी मसल रिलैक्स होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसमें ग्लूकोज एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं और मसल रिलैक्स होते हैं, यू फील कंफर्टेबल। सर ये जो मसाज वगैरह होते हैं, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनको नीम गर्म कोसा करके अगर थोड़ा सा मसाज किया जाए तो क्या ये थेरेपी भी काम करती है, मसाज थेरेपी? एक्सीलेंट, रियली? यस, मैं इट्स अ वेरी गुड। आपका मैंने फिर ये कहा मसल का स्पैज़म को ब्रेक करता है, हाँ। उसको रिलैक्स करता है, उसकी ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, और जब आप ऑयल या कोई जेल वगैरह लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसके फ्लो को बढ़ा देता है, मसल स्ट्रेंथ को करता है। एंड मैं आपको बिलीव में ये जो मसाज एक्टिविटीज़ है ये अबाउट 60 to 70% इट वर्क्स। आपके सिर्फ मसाज करने से ही फॉर द टाइमिंग पहले सेटल होता है, लेकिन आपकी जो डिजीज़ की या जो सिम्टम्स हैं जो 7 डेज से ये 2-3 डेज पे ले आता है। तो इट्स रियली वर्क। ये हम शायद सम टाइम ले जाते हैं उसको कि सम पीपल टुक इट एज अ नेगेटिव, लेकिन जो रियलिटी है इट रियली वर्क्स और पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अभी जो मसल पेन के लिए जो मेडिसिन आती हैं बाज़ार में, मोस्टली तो लोग ये करते हैं कि किसी फार्मेसी में जाते हैं और वहाँ पे जिनको बोलते हैं कि भाई हमारे तो पट्टे तंग हैं, तो चढ़ गए आपस में, तो मुझे इसकी जो है ना मसल पेन की कोई गोली बना दो। वो 3-4 कोई दवाइयों को मिक्स करता है, कहता है आपने 2 दिन लेनी है, आपने 3 दिन लेनी। अच्छा, उससे आती भी है आराम, ऐसा नहीं है, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, पेन भी थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें कोई साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं जाके क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ी रूटीन है हमारे प्रैक्टिस में, लेकिन ये लोग बिल्कुल प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास आते हैं, इनमें से अगर 10 गए हैं, 10 में से 2 पेशेंट आते ज़रूर हैं हमारे पास विद किडनी फेलियर। उन दवाइयों खा के या तो किडनी फेल हो गए होते हैं, या स्टमक मुतासिर हो गया होता है, या हार्ट की प्रॉब्लम आ गई होती है, या ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ होता है। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है लाइक मसल स्पैज़म में, सम टाइम इसमें ऐसी दवाइयाँ दी जो मसल रिलैक्सेंट हैं। फार्मासिस्ट ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट कम होता है, और आप लॉन्ग टर्म खाते हैं, आइडिया आपको होता नहीं है, और पेशेंट प्रेजेंट एक प्रॉब्लम से निकलता है और पता लगता है कि आपके किडनी फेल हो गए हैं और अब वो डायलिसिस की बातें हो रही हैं। सर कितने टाइम के बाद ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर कोई इस तरह की चीज़ों को, दवाइयों को जो है ना अपने लिए एक सोल्यूशन समझे और खाता रहे, तो ये कितने टाइम में इस तरह से डेंजर हो सकता है किसी बंदे अच्छा, को किडनी? मोर देन 5 to 7 डेज से ज़्यादा कोई भी खाए ना, उसमें अबाउट 80% चांस है कि उसकी या तो गैस्ट्राइटिस के साथ, या किडनी की प्रॉब्लम, या हार्ट प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। कुछ में इडियोसिंक्रेसी, कुछ की हिस्ट्रीज भी होती हैं, वो तो सिंगल डोज के साथ, मैंने मेरे पास पेशेंट सिंगल डोज के साथ विद रीनल फेलियर भी आए हुए हैं कि पहले हिस्ट्री किसी ने पूछा ही नहीं, वो पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, हिस्ट्री नहीं ली, उसने सिंगल डोज ली एंड दे कम विद एक्यूट शटडाउन, रीनल फेलियर के साथ आया, और हमें उसको बच्चा था, वी हैव टू गो फॉर द डायलिसिस। सर एक पेन ऐसा भी होता है कि आप इमरजेंसी में जाएं तो ये अस्पताल जो है ये भी आपको लगा देते हैं एक ड्रिप, जिसको कहते हैं कि पेन किलर ड्रिप लगाते होते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होती है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं, मगर उस ड्रिप से बड़ा आराम आ जाता है। वो पूरी रात और पूरा दिन जो है निकाल देती है, कोई 12-14 घंटे जो है ना वो इंसान के निकाल देती है, बंदा दूसरे काम शाम कर सकता है, या रातों को थोड़ी सी नींदें आराम हो जाती हैं। तो ये ड्रिप सही है? अच्छा, इंडिकेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रिप्स दी जाती है ना वो पैरासिटामोल की इन्फ्यूजन होती है, अच्छा, जस्ट लाइक ए पैनाडोल। हाँ। तो आईवी फॉर्म में जो हम देते हैं 1 ग्राम देते हैं, इट्स अ वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ, यूजली आपके 6 to 8 आवर्स आपके निकाल जाती हैं, और इंटरनेशनल रिकमेंडेशन भी यही है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, पेन किलर खाने से बेहतर है कि ये वाली ड्रिप लगवा लें? पेन किलर या पैनाडोल लें,
टैबलेट, क्योंकि ये अब फार्मासिस्ट पैनाडोल देते नहीं है यूजुअली, ये हाई पोटेंसी देते हैं कि ताकि पेशेंट कहे जी मुझे फ़ौरन आराम आ गए, ये बड़ा अच्छा फार्मासिस्ट है, इसकी एक दवाई से आराम आ गया, लेकिन वो पोटेंसी ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस आर वेरी हाई। या तो आप घर में हैं तो मैं कहूँगा आप पैनाडोल ले लें, ज़्यादा सेफ ये है, या कोई सम टाइम मसल रिलैक्सेंट आता है, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप कंसल्टेंट के पास जाएँ, विजिट करें, और बहुत पेन जिस तरह आपने कहा इमरजेंसी जाएँ, यूजली वी स्टार्ट विद पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की ही इन्फ्यूजन देते हैं और नॉर्मल स्लाइन या ड्रिप लगा देते हैं, जिसकी वजह से अबाउट 60 to 70% को इमीडिएटली आराम आ जाता है। और ये स्टीरॉइड जो है, स्टीरॉइड देखिए, स्टीरॉइड आपके मेरा ख्याल है 100 अगर पेशेंट में से सिर्फ 1 या 2 को आप इंडिकेटेड करते हैं, वो भी स्टीरॉइड पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लगाते हैं। वो स्टीरॉइड जो ओरल लिए जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन वो भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बात है। हम जैसा मैं भी यूज़ करता हूँ स्टीरॉइड, लेकिन बड़ी पर्टिकुलर इंडिकेशन के अंदर, जब पेशेंट को कंजर्वेटिवली ये सारी दवाइयों से मैनेज नहीं हुआ, मसाज से नहीं फ़र्क पड़ रहा, और ऐसी जगह स्टेज पहुँच गया कि और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, देन यू कैन गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीरॉइड, जिससे हम अंडर मशीन के अंदर दे के टारगेटेड एरिया पे जाके थोड़ा सा स्टीरॉइड लो डोज देकर वी कम बैक। इस तरह नहीं कि वो बाकी कुछ लोग जो पुड़ियाँ दे देते हैं स्टीरॉइड की, और वो बाद में पेशेंट आता है जी गुर्दे फेल, और ये इस तरह का नहीं होता। पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, हर पेशेंट को आप नहीं दे सकते, सिर्फ लिमिटेड कुछ इंडिकेशंस है उसके अंदर स्टीरॉइड रिक्वायरमेंट है। ज़बरदस्त डॉक्टर महमूद, आपने बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई की, बहुत अच्छा समझाया, गाइड भी किया, और बच्चों की भी एक्सरसाइजेज बताई, बड़ों की भी बताई। अपना बहुत ख्याल रखिए, अगर आपको इस तरह से कोई सर्वाइकल पेन हो रहा है, कोई इशू है, तो बहुत ज़्यादा डेंजर कॉज हो सकता है, उसको अभी से रोकिए, उसकी एक्सरसाइजेज कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, उस पर मसाज कीजिए, अच्छी टिकोर कीजिए, और बस आम पैनाडोल जो है उसको खा के आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक कीजिए, बस लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए, यू विल बी फाइन। टेक अ ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो है रिश्तों के हवाले से। वो रिश्ते जो आपस में नाराज़ हो जाते हैं, जो आपस में एक साथ नहीं चल सकते, कुछ ऐसे रिश्ते जैसे चाचा, ताया, मामू, फूफियाँ, खालाए, अक्सर इनके मुंह बने रहते हैं, नाराज़ ही रहते हैं। दोनों जो ख़ानदान होते हैं ना, ननियाल की बात या ददियाल की बात, दोनों में से कोई एक साइड का ख़ानदान ऐसा होता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक ख़ानदान ऐसा होता है जो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, गलती हो गई, कोई बात हो गई। और एक दूसरा ख़ानदान ऐसा होता है जो छोटी छोटी सी जो बात है ना, बाल से भी बारीक बात, उसको पकड़ेगा, खींचेगा। और कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो किसी एक की सपोर्ट करते हैं तो वो दूसरे वाले जो रिश्तेदार हैं वो उनसे भी, और जिनकी सपोर्ट करें उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं, और छोटी छोटी सी बातों को निकालेंगे कि भाई मेरे बेटे को डांट दिया, उनका क्या हक बनता था, अपने बेटे को डांटें, उनका मुंह है, उन्होंने मेरे बेटे को जलील कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब शादी पे बुलाते हैं तो हमारे पास कार्ड तो लेट आया, तो पहले उनकी तरफ तो पहुंच गया था। शादी पे तस्वीर खिंचाने के लिए हमें बुलाया नहीं, मैं खुद उठ के गया था, गलत बात है, तो पहले इनको बुलाना चाहिए था, ख़ानदान के बड़े थे, खड़े हुए थे सामने, ठीक है। अब हमें एहसास करना चाहिए कि अगर कोई शादी वाला घर है, उसमें सारे घर वाले बिज़ी हैं, पता नहीं कहाँ से, किस जगह से, कैसे कैसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से काम देख रहे हैं, ठीक है। वो जो बाराती हैं, जो आए हैं मेहमान लोग, असल मेहमान तो वो होते हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनका खाना पीना चीज़ें, फिर छोटी छोटी बातें निकालना, शादी के बाद जाके हमें खाना ठंडा दे दिया तो बोतलें ठंडी नहीं थी, तो पूरियाँ कम पड़ गई थी, ठीक है। तो हाय देखो बच्चियाँ डांस कैसे कर रही थी, तो डांस के लिए भी मसले, अब तो हमें नहीं उठाया, हमने तो प्रैक्टिस भी की थी डांस की, हमें नहीं उठाया, जानबूझ के नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था ना हमने महफिल मेला लूट लेना था, तो फुप्पियों को नचाया कोई नहीं। इस पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी कहाँ होती है? रिश्तों के मामले में। मेरे बेटे को रिश्ता ही नहीं दिया, यह क्या बात हुई? या फिर मेरी बेटी को नहीं देखा, अपने बेटे की बाहर शादी कर दी, बाहर से ब्याह के लेके आ गए, ना मुँह ना मत्था,
ठीक है, मेरी बेटी हसीन प्यारी सब कुछ, सिर्फ ना जल कुकड़ेपन की आड़ में मेरी बेटी से शादी नहीं की। इस तरह के झगड़े ले लेके बैठ जाना, घर में कचहरियाँ लगा देना और उन ख़ानदानी खूनी रिश्तों को जो है ना अपनों से दूर कर देना अपने आप से। अब अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी कहती होती थी, जो रिश्ते ख़त्म नहीं किए जा सकते ना उनके साथ फजूल की बहस और लड़ाई से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको भी पता ही है वो रिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको टकराएंगे, किसी महफिल में, किसी शादी में, किसी गमी में, किसी फौतगी में, ठीक है, कभी कोई बीमारी में या अच्छे बुरे हालात में कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे, या किसी और रिश्तेदार के घर किसी महफिल में। मगर जब इन चीज़ों के बावजूद आपको पता होता है कि वो रिश्ते हैं जिनसे लड़ नहीं सकते या इनसे ख़त्म नहीं कर सकते, फिर भी हम उनके साथ मुटक्का लगा के बैठ जाते हैं। तो आज इनके ऊपर बात करेंगे और हम कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे कि कैसे हम रिश्तों को जो है ना अपने साथ ज़िंदगी भर के लिए जोड़ सकें और कैसे इनको चला सकें, हमें इनकी रिस्पेक्ट भी पता हो और हमें इनकी टेक्निक भी पता हो। कॉल्स भी कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में। आज हमारे पास मेहमान मैं बता चुकी हूँ प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब, काशिफ साहब, क्या कहेंगे? जितना अच्छा आपका मौजू है, इस पे आपने जो इंट्रो दिया है उसमें सारी बातें ही आपने कर दी। इंसान फितरी तौर पर अलग रहने के लिए कायनात में आया ही नहीं। अगर वो अलग रहने के लिए आता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर रानाइयों समेत बनाया था तो वो अकेले ही दुनिया में रहते और राज करते। तो अल्लाह ताला ने उनके वजूद से जब अम्मा हवा को पैदा किया तो दरअसल ये पहली निशानी थी कि इंसान रिश्तों के बगैर नहीं रह सकता। ये पहला रिश्ता था जो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से कायम किया और अल्लाह ताला की विल शामिल थी। इसी वजह से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसको सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया और अल्लाह ताला ने दोनों को पैदा करके फिर दोनों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरह का हुक्म दिया जो कि किसी और रिश्ते में नहीं था। तो उसी रिश्ते की वजह से दीगर रिश्ते जो हैं वो सारे आपके सामने आते हैं। अभी आपने बात की कि अगर रिश्ते इतने कीमती हैं, इतने खूबसूरत हैं, मोतियों की तरह हैं, फूलों की तरह हैं, फिर क्या वजह है कि हम लोग नाराज़ हो जाते हैं? एक्चुअली मौला अली ने बड़ा खूबसूरत बात की नहजुल बलागा में। आप कहते हैं रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जब एहसास मर जाता है तो फिर खून तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे अहम चीज़ एहसास होती है। नाराज़गी के बारे में कहा जाता है कि नाराज़ होने के लिए भी कोई रिश्ता चाहिए होता है। नाराज़गी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पर भी लुटाई जा सके। इसी तरह चलते चलते आप कहें ना सड़क पे किसी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उसे क्या परवाह होगी? परवाह उसी को होगी ना जो मेरा बहुत करीबी होगा, जिसके साथ मेरा एक तल्लुक़ होगा। सो बाज़ औक़ात नाराज़गी बताने के लिए भी होती है कि मैं आपका करीबी हूँ और आप मेरे करीबी नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक है, जहाँ दो इंसान होंगे, जहाँ दो बर्तन होंगे, आवाज़ भी आएगी, मसाइल भी होंगे, परेशानी। मगर जब बात इससे आगे बढ़ती है, जैसे आपने कहा कि वो रिश्तों तक पहुँच जाती है, फिर रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे बाबा जी इशफाक अहमद सब याद आ गए। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। एक दफ़ा घर बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कि बेटे किसी दिन हम अपने करीब तरीन लोगों को ये सोच कर खो देंगे, अगर वो मुझे याद नहीं करता मैं उसे याद क्यों करूं? तो वो अक्सर कहा करते थे कि जो एक हफ़्ता तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हारा फ़र्ज़ है उसको याद कर लो। यानी जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपका काम है कि आप उससे कनेक्ट हो जाए। अच्छा, याद करने का जो आप हमें मफ़हूम समझा रहे हैं वो ये है कि सिर्फ हमने याद करना है, सामने वाले को बताना नहीं है। नहीं, कनेक्ट होना है। याद करने में तो कनेक्ट होना। अच्छा। यानी उस ज़माने में तो जबकि मैं बात करूँ उस वक्त तो ये सोशल मीडिया नहीं होता था, ना ही मोबाइल्स थे। उस वक्त तो या हम जाते थे या हम टेलीफोन की कॉल किया करते थे या हम ख़त लिखा करते थे। तो कनेक्शन रहना चाहिए कि याद रहेगा कि मेरा कोई रिश्ता भी है, मेरा कोई जानने वाला भी है, मेरा कोई चाहने वाला भी है, मुझसे कोई प्यार करने वाला भी है और मैं किसी के लिए भी मौजूद हूँ। हम रिश्तेदारों के साथ तोहफे तवाइफ का भी सिलसिला नहीं जोड़ते कि जैसे कभी होता है ना कि कभी कोई तोहफा ले गए कोई, तो वो बाद में हम ये ना रखते कि ये आए थे तो खाली हाथ आए थे, इन्होंने तो कोई तोहफा या कुछ नहीं लेकर आए थे, ना मिठाई, ना कोई केक, ना कोई बिस्किट, ना कुछ, तो फिर हम क्यों इनके लिए दोबारा लेके जाए? ये बातें भी दिल में रख लेते हैं। सही कह रही हैं आप। असल में यहाँ जो आपने बात की, यहाँ रिश्तों के अंदर बिजनेस आ गया। देखिए, जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो आप ये तवक्को रख के नहीं दे रहे होते कि आपको उसके रिटर्न में भी कुछ आएगा। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि आप ये सोचकर किसी के घर कुछ लेकर जाएं। अभी आपने कहा तोहफे तोहफ़, जानती है दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा कौन सा है दुनिया में? कौन सा? वक्त आपका। मेरा वक्त मेरे लिए सबसे कीमती है। इस वक्त आपको मुझे एहसास नहीं वक्त का, क्योंकि आप और मैं सांस ले रहे हैं। मेरे साथ चलिए किसी मरते हुए से पूछिए
कि एक लम्हे सांस की कीमत क्या है तुम्हारे लिए। तो हम जब किसी को अपना वक्त देते हैं, जब अपना आप उसको दे देते हैं, चलकर आप जाते हैं, अपना अखराजात करते हैं, वक्त लगाते हैं, टाइम देते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, इससे खूबसूरत तोहफा कायनात का कोई नहीं है। खाली चीज़ें भेजने से आपके अंदर वो रिश्ते पैदा नहीं हो सकते जो आपका वक्त देने से। आप सर इस वक्त को और एलैबोरेट करेंगे, बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि मैं ये भी पूछना चाहूँगी इसके साथ कि जैसे आज हम ये कहते हैं ना कि आज किसी के पास वक्त नहीं है, कोई किसी को वक्त दे रहा है तो बड़ी बात है। मुझे लगता है बहुत पहले भी लोग यही बात करते होंगे कि आज के दौर में वक्त किसी के पास नहीं है ना। तो हम ये छोटी सी ब्रेक के बाद इसको और एलैबोरेट करेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे। अच्छा, हमारे साथ काशिफ फराज साहब मौजूद है और हम रिश्तों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने बात छोड़ी थी वक्त के ऊपर कि आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम वक्त में अगर ये भी मिसाल ऐड करें कि कोई रिश्तेदार अगर किसी की शादी पे जा रहा है, वो अपना वक्त दे रहा है, सबसे पहली बात। अब अगर उसने अपना वक्त दिया, वो आया, ठीक है, उसने शादी अटेंड की, सब कुछ रिश्तेदार बुला के जो है मुँह नहीं लगाते कुछ रिश्तेदारों को, ठीक है, इज़्ज़त नहीं बख्शते। कुछ ऐसे जलापे होते हैं, दूसरे रिश्तेदारों को कहेंगे आप बैठ जाएं, खाना खा लें, आपको नान गरम मिल गई है, आपको बोतल ठंडी मिल गई है, सब कुछ 2-2 3-3 बार वही जैसे रिश्तेदार बराबर में बैठे होंगे। मगर बिकॉज ऑफ सम हैसियत कि उनके पास इतनी शायद मालो दौलत नहीं है, साहिब हैसियत, उनको वैसी इज़्ज़त नहीं बख्शेंगे। तो कुछ हम भी तो थोड़ा फ़र्क रखते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक्चुअली देखें ना, वो प्रवीण शाकर साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हो अपनी किताब के दिबाचे में। उन्होंने कहा कि पैसों की झूठी इज़्ज़त और अना की दौड़ में रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं। हम जब रिश्तों को इस तरह से वज़न करना शुरू कर देते हैं कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना घर है, कितना उसका स्टेटस है, तो उस वक्त रिश्तों का जो तकद्दस है वो अपने हाथों से ख़राब कर देते हैं। अभी आपने जैसे बात की कि अपना वक्त देकर को अगर आ रहा है या आपने ख़ुद किसी को बुलाया है तो आप उसे इज़्ज़त भी नहीं दे सकते। अब इज़्ज़त कौन देगा? देखिए बड़ी आसान सी बात है, इज़्ज़त वो देगा जिसके पास इज़्ज़त होगी। अब जिसके पास इज़्ज़त की खुद कमी है वो किसी को क्या तो देगा? सर ये वो वाली इज़्ज़त उनको तो दे रहा है जो साहिब हैसियत है, जिसके पास माल ज़्यादा है, उस रिश्तेदार को तो आओ भगत करेंगे। उस वहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, वहाँ एक सोशल कंट्रैक्ट के तौर पे कर रहा है कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा तो ये साहिबे माल है, साहिबे हैसियत है। मगर फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है? वो अपनी जायदाद में से हिस्सा दे देगा इन रिश्तेदारों को। फ़ायदा नज़र आ रहा है कि कल हम जाएंगे, इनकी बड़ी कोठी है, ये हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। ये नहीं सोचता कि असल में जो तुम्हारे काम आना है वो है जो तुमने उस रिश्तेदार के लिए किया जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अल्लाह ने वैसे ही बहुत दिया हुआ है। अब ये जो रिश्तेदार है जो साहिब हैसियत नहीं, उसकी बेटी ज़्यादा दीनदार है, ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा सुघड़ है, और एक रिश्तेदार ऐसा है जो साहिब हैसियत तो बहुत ज़्यादा है, जिसके पास माल है, मगर उसके बच्चों में वो तरबियत नहीं है, वो तहजीब नहीं है, वो रख रखाव नहीं है, वो अदब नहीं है बड़ों का। तो फिर तरजीह फिर भी उसी तरफ ज़्यादा है कि इनके घर की लड़की हमारे घर के साथ जुड़ जाए, मेरे बेटे से शादी हो। और जिनके पास बेटी है मगर हैसियत इतनी नहीं है तो उस लड़की को देखेंगे भी नहीं सही से। जी आपकी बात ठीक है। वो एक पुरानी हकायत है ना कि किसी बाप ने कीमती हीरा जो था वो अपने बेटे को देकर कहा कि बेटा इसको जो है ना तुम बढ़ई के पास फ़रोख्त करके आओ। वो बढ़ई के पास गया, बढ़ई ने उसको देखा तो उसने कहा जी मैं तो इसका 10-20 रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा कि अब तुम जो है ना वो गला मंडी में इसको बेच कर आओ। वो गला मंडी में उसने कहा मैं तो इसके 200-400 रुपये दे सकता हूँ। उसने इस तरह 2-4 जगह भेजा। फिर उसने कहा अब तुम इसे ज़रा हीरा मंडी में जाकर चेक करो जहाँ पर हीरे फ़रोख्त हो रहे हैं। वो वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी ये तो करोड़ों अरबों रुपये का है। तो उसके बाप ने कहा कि बेटे मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि जो चीज़ जहाँ की हो वहीं उसकी कीमत लगा सकता है। अब आपने जो बात की कि एक ऐसा रिश्तेदार है जिसकी बेटी सोमो सलात की पाबंद है, नेक है, खूबसूरत पढ़ी लिखी है, उसकी कीमत वही लगा सकता है जो खुद नेक हो, जो खुद खूबसूरत हो, खूबसीरत हो। उसकी कीमत वो मुतमव्वल रिश्तेदार नहीं लगा सकता जो पैसों में चीज़ों को बांट रहा है। देखना ये भी होता है कि कहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर उस चीज़ को देखा जा सकता है, रखा जा सकता है। अब आप उठाकर एक टाट को जो है वो ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप अच्छी फ़ैसला नहीं, आप डिसीजन नहीं आप ले रहे। सो ये भी देखना होता है कि जिसके आप मिल रहे हैं, जिसको आप वक्त दे रहे हैं, क्या उसको एहसास है। फ़र्ज़ किया अगर फ़िज़ा एहसास नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने ख़ुद बुलाया, ख़ुद इनवाइट किया और आप उसके बाद नहीं करें, तो उसके लिए फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि बाज़ वक़्त आपको रिश्ते बचाने के लिए गूंगा, बहरा और नबीना भी बनना पड़ता है। अगर आप बचाना चाहते हैं और आपको कोई मोहब्बत है रिश्तों में, तो किसी जगह पर खामोश रहना सीख लीजिए।
किसी का कोई बात सुनी है तो सुनी अनसुनी कर दीजिए, किसी का कुछ देखा है ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि रिश्ते जो है ना बहुत नाजुक होते हैं, नगीने की तरह होते हैं। इसमें ज़रा सी दरार आती है तो बढ़ती चली जाती है। ख़ास तौर पे जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, जो हम लॉ के तहत कायम करते हैं, मसलन बहू घर में आ गई है या नंदे हैं या भावज हैं, ये जो रिश्ते होते हैं ना इनमें तो और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। मुझे हैरत होती है कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, दीन की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं। हज़रत जबरीन मतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, 8984 नंबर हदीस का है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में काटने वाला दाखिल नहीं होगा, जोड़ने वाला दाखिल होगा। अब ये काटने की क्या तारीफ़ की गई कि जो रिश्तों को काट देते हैं, जो रिश्तों से कता तल्लक कर लेते हैं, जो अलग हो जाते हैं। 3 उसकी याद रखिएगा सूरतें होती हैं, एक होता है कता रहम, एक होता है मकाफ़ात, एक होता है सिला रहम। जो कता रहम या कता तल्लक है वही होता है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें किससे मिलना। आप कहें जी मेरा उससे तल्लक ही कोई नहीं, मैं उसके लिए मर गया, मेरे लिए मर गया। सर करते हैं ना ऐसे लोग? हाँ करते हैं। मुकाफ़ात ये होता है कि जो कोई आपके साथ जैसा कर रहा है आप उसके वैसा कर रहे हैं, नेकी कर रहा है आप नेकी कर रहे हैं, वो बुरा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जो सबसे आला कहा गया वो सिला रहम है, कि वो जैसा भी आपके साथ कर रहा है आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है, आपने उसके साथ सिला रहमी करनी है। सिला रहमी को इतना पसंद किया गया अल्लाह ताला ने कि सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन तल्कात को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें तोड़ने वाले लोगों को अल्लाह ने कभी पसंद नहीं फरमाया। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रिश्तों को जो काटते हैं ये वही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, यानी एक ही लाइन में अल्लाह ताला ने वालिदैन को, रिश्तेदारों यानी कराबतदारों को, यतीमों और मस्कीनों को रख के कहा इनके साथ भलाई करो। इसका मतलब है सबसे पहले तुम्हारी भलाई जो है वो वालिदैन के साथ, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ, फिर यतीमों के साथ, फिर मस्कीनों के साथ। नहीं, अल्लाह ने एक रैंकिंग दे दी। तो इस रैंकिंग में माँ बाप के बाद सबसे भलाई करनी है, अगर अगला तैयार ही नहीं है इस हद तक करनी है। आप करे जा रहे हैं, वो रेडी नहीं है, वो नहीं कर रहा आगे, फिर मौलाना रूमी भलाई करते रहे। मौलाना रूमी से किसी ने यही बात पूछी कि मौलाना रूमी आप कहते हैं कि आप प्यार से, इश्क से, मोहब्बत से सब खरीद सकते हैं, अगर अगला बंदा इस बात को तैयार ही न बाई करने के लिए, आपने कहा कि दवाई की मिकदार बढ़ा दो, यानी मोहब्बत और सिला रहमी बढ़ा दो। अच्छा, जब सिला रहमी करते हैं ना आप, तो फिज़ा फिर आप उस इंसान से कुछ मांगने की बजाय उससे क्यों नहीं मांगते जिसकी वजह से आप सिला रहमी करें अल्लाह की ज़ात से। वो अल्लाह आपको इस तरह से देता है वो चीज़। सर एक पहलू और बताएं, एक और पहलू है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ, आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो भी। देखिए ज़माने का भी तो फ़र्क होता है, पहले के ज़माने कुछ और थे, हमारे नबी पाक का दौर कुछ और था, उसके बाद जो और सिलसिला चलता आया, जो हमें समझाया गया है, जो नबी पाक की उम्मत से, सीरत से जो हमने सीखा, जिस तरह के सिला रहमी और रिश्तेदारों से, लोगों से, अहबाबों से, भाई बहनों के साथ कैसा सलूक, ये सब कुछ हमने सीखा। मगर करते 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 दौर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। आज हम इस सदी पे बैठे कि ये सारी चीज़ें जो हम सीख के, सुन के, समझ के बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम इस पर अमल नहीं कर रहे। अब कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, बड़े मंगू होते हैं, होता उनके पास सब कुछ है, खाने पीने को, घर रखने को, सब कुछ, बैंक बैलेंस सारा कुछ, मगर आदत है मांगने की। कुछ लोग इतने मंगू होते हैं, इतने मंगू होते हैं, अजियत बन जाते हैं, नासूर बन जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, रिश्तों को ख़राब करने के लिए जुगाड़ करने की कोशिश करते रहते हैं किसी तरह। अब इन मंगू रिश्तेदारों से कैसे बचा जाए? घूम फिर के हर चीज़ है आपके पास, नहीं जी एक रिक्शा ख़रीदना है थी जी, पैसे भेज दें, नहीं जी एक बाइक बेटे की ख़रीदनी है, हम आपको वापस कर देंगे पैसे, वो कभी वापस नहीं हुए। तो अब बंदा क्या करे? अपने घर वालों के लिए कमा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, अफोर्ड कर रहा है, अब उनके लिए भी कमाएगा। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ शख्स ऐसी बीवियां ब्याह के लेकर आते हैं कि उसके बाद उनके पूरे जो है ना अपने ससुराल वालों को पाल रहे होते हैं, और उनके अंदर भी कोई अना परस्ती या कोई गैरत नहीं होती। लड़की का भाई भी सारी ज़िंदगी जो है वो उसके मियाँ से पैसे लेके खा रहा होता है, उसके घर वाले भी, जबकि जवान जहान होते हैं। अब यही बोलते रहेंगे काम नहीं लगा, काम नहीं लगा, काम, ये काम नहीं लगा क्या चीज़ होती है? क्यों पैसे मांग रहे हैं? अब ऐसे लोगों के साथ कता ताल्लुक बनता है या नहीं, इन मंगू को खिलाना बनता है? जी, पहली बात तो ये कि आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर था, मेरा ख्याल है आप कहने का मतलब आपका ये था कि वो दौर था जब हक़ पूरी तरह
ज़ाहिर था आपके वजूद की वजह से, ऐसे ही है ना? अदरवाइज़ तो हर दौर ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दौर है। मगर नबी पाक के बाद तो हमने ये चीज़ें सीखी हैं जी एज़ अ बिल्कुल, प्रैक्टिस। आपने मैंने इसलिए वजाहत कर दी कि शायद लोग ये ना समझें कि आपने जब फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो शायद अब वो दौर नहीं है, हर दौर ही उन्हीं हर का है, दौर हर में, दौर ही बिल्कुल। उन्हीं का दौर है। तो मैंने वजाहत इसलिए कर दी है कि उसका मतलब आपका ये था कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो ज़ाहरी वजूद के साथ कायनात में मौजूद थे, इस वजह से हक पूरी तरह मौजूद था, अदरवाइज़ तो हर दौर उनके अदवार हैं। अब आपने जो सवाल किया उसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि अगर तो अल्लाह ताला ने आपको इतना वाफर दिया है कि आप किसी के रिज़्क़ का बाइस बन सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है मदद करने की, मगर लेकिन मदद वो है सब कुछ उनके पास, मंगूपन है। जी मैं फिर क्या करें? मैं उस तरह आता हूँ। देखिए, एक बार यही सवाल जो है वो बाबा इशफाक अहमद साहब से किया कि बाबा जी क्या कोई मांगे तो उसको दे देना चाहिए बिना ये देखे कि वो डिज़र्व करता है कि नहीं डिज़र्व करता है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बेटा दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अल्लाह दे रहा है जो हम डिज़र्व नहीं करते, अगर आपको वो चीज़ें मिलती रहें तो उसके लिए उसे भी दे दिया करो जो डिज़र्व नहीं करता। ये तो है बहुत बड़े लेवल की बात जो मैं आपके सामने रखी है, सूफिया में होती है। अब आपने कहा कि एक आदी है, घर में सब कुछ है फिर भी मांग रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका जो उसमें आप ही ने गुफ्तगू में फरमा दिया वो ये है कि आप उसको कहें कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तुम ये काम कर दो, उसको काम पे लगा दें, उसको अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें किसी ड्यूटी के साथ, किसी काम के साथ, जो आपका कोई काम ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि अगर ये करे तो इतना मुआवजा मैंने किसी को देना तो इसको दे दूंगा। कोई भी ऐसा काम आप जहन में सोच लें, वो काम उसको दे दें। अब जब काम से कोई भागता है खुद आपकी जान उससे छूट जाती है। मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा बड़े बास का हट्टे कट्टे ठीक ठाक जिस्म के मालिक 6 फुट कद मांग रहे होते हैं, आप उनसे कहें कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हें कितना 500,000 चाहिए ना, चलो आज तुम्हें मैं दिहाड़ी देता हूँ, ये काम करूँ मैं, आपने देखा होगा वो भाग जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप अगर कोई कनेक्ट कर दें काम के साथ तो वो शख्स दोबारा आपके पास पैसे मांगने नहीं आएगा, क्योंकि वो आदी है उसका। सर एक एग्जाम्पल आपने बड़ी अच्छी कोट किया और मुझे लगता है बड़ा हल भी बताया, मगर हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक लीजिएगा। ओके जी, हम बात कर रहे हैं रिश्तेदारों की, रिश्तों को कैसे संभाल के रखना निभाना। ये जो रिश्ता नहीं दिया अपनी बेटी का, ठीक है, अपने बेटे के साथ शादी नहीं करवाई, ये लेन देन जो नहीं होता, ये किस चक्कर में किस तरह से बढ़ जाता है? नाराज़गी, अना, खुदगर्जी इसके बीच में भी आ जाती है, फिर रिश्तों में दूरी। असल में रिश्ता देखिए, मांगना जो है वो आपका एक बुनियादी हक है कि आपको कोई रिश्ता अच्छा लगा, आपने मांग लिया है, लेकिन ये आपने कैसे सोच लिया कि अगले बंदे की ये बाइंडिंग है कि उसने रिश्ता देना है आपको? पहले तो चाहिए कि जब आप डायरेक्ट रिश्ता मांगने की बजाय इनडायरेक्ट पहले बात तो करके देख लें अगले बंदे से, अगला राज़ी भी है कि नहीं राज़ी है। फिर बाद में आप नाराज़गी लेके बैठ जाते हैं, मुझे नहीं दिया, फ़लाँ बहन को दे दिया, फ़लाँ भाई को दे दी। देखिए ना, जिसकी बेटी या बेटा है उसको ये हक़ तो दें कि वो अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सके। तो पहले आप एक मीडिएटर के ज़रिए से पता कर लें कि क्या आप रिश्ता लेकर जाएंगे, वो आपको देने को तैयार भी है, तब जाएँ। अब आप मुँह उठा कर रिश्ता लेने चले गए, डायरेक्ट आपने मांग भी लिया, अब अगले की मर्ज़ी है ना, वो देता है कि नहीं देता है। अब इसमें नाराज़गी की क्या बात है? देखिए ना, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं ना, कम्युनिटी तो नहीं पड़ी हुई कि आपने पैसे दिए और आपने ख़रीद लिया। और ये मतलब भी नहीं अगर आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपके पास बंगला है, आपके पास पैसे हैं, अब दुनिया के सारे रिश्ते आपको ही मिलने हैं। तो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए रिश्ता मांगते हुए कि क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी इस काबिल है कि मैं उसका रिश्ता मांग सकूं, उस घर से रिश्ता मांग सकूं। और जिनके घर रिश्ता मांगा जाए उनको भी चाहिए कि एक तरीका, एक सलीका होता है बात करने का भी। अब डायरेक्ट जिस तरह मांग लिया, डायरेक्ट उसका इनकार भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको तरीके के साथ बात समझानी होती है। मिसाल के तौर पे कई लोग कहते हैं कि अभी हमारी बच्ची पढ़ रही है, या अभी हमारा बेटा पढ़ रहा है, या अभी उसने बिज़नेस शुरू करना है। ये एक तरीका होता है बताने का कि भाई हम इस वक्त रेडी नहीं हैं। तो एक अंदाज से चीज़ों को कवर किया जा सकता है। जब हम फैसला कर लें मैंने रिश्ता तोड़ना है, फिर उसके लिए फिर रिश्ता मिले या ना मिले, कई रिश्ता लेके भी तो तोड़ देते हैं ना। मतलब आप तो कह रही हैं रिश्ता दिया नहीं, लेकिन रिश्ता दे दिया, तो क्या रिश्ता देकर हमारे वो रिश्ते कायम रहते हैं? तो उस वक्त तो ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। मसलन हमने देखा खाला के घर, फूफो के घर, मामू के घर, करीबी रिश्तेदारों के घर शादी होती है, और इस वक्त डिवोर्स की शर्रा करीबी रिश्तेदारों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर शादी करने में। एक ज़माने में कहा जाता था कि बुज़ुर्ग होंगे वो समझा लेंगे, मनवा लेंगे। अब तो हमने देखा बुज़ुर्ग भी अपना रोल अदा नहीं करते, या उनसे कोई रोल पूछता ही नहीं बेचारों से। तो अब तो रिश्ते होने के बाद भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। असल बात वही जो मैंने आपसे कही कि गूंगा, बहरा और नबीना होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि रिश्ते जो हैं वो मोतियों जैसे होते हैं, अगर वो कहीं गिर जाए ना तो उसको उठाने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि फलदार दरख्त जो है ना वो झुका हुआ होता है, तो उसके झुकने से आपको
कोई कमज़ोर या आप कोई नीचे नहीं हो जाते, आप बड़े हो जाते सर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा रिश्तेदार जिसकी बेटियां हैं मगर उसका काम काज इतना अच्छा सफल नहीं है, ठीक है, बेटियों वाला है, उसने उसकी शादियां भी करनी है, तो हमारा रुझान उस तरफ भी हो कि हम उसके कारोबार में थोड़ी सी उसको हेल्प करें, थोड़ा पुश करें, सपोर्ट करें कि वो अपनी बच्चियों की शादी जो है वो अपने कारोबार से, अपने किसी काम से उनके अखराजात पूरे कर सकें, उनके ख्वाहिशात, उनकी तालीम, या रिश्तेदारों में कोई ऐसा रिश्तेदार जो अपने बच्चों में तालीम सही से उनको दे नहीं पा रहा, अच्छी जगह पढ़ा नहीं पा रहा, उनमें से किसी बच्चे की स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस दे दें, कोई ऐसी चीज़, या अगर किसी के पास कन्वेंस नहीं है, वो स्कूल जा रहा है सुबह और मुश्किल है कि इनका पेट्रोल जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते और बच्चा बसों में जा रहा है धक्के खा के, तो क्या हम अपने बच्चे के साथ उनको पिक करते हुए तो छोड़ नहीं सकते? बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी ऐसी हरकतें करके हम नहीं रिश्तों को जोड़ सकते करीब। या किसी बेटी की अगर शादी हो रही तो उनको लिफाफे में जाके उस वक्त देने के बजाय आप थोड़ा सा जहेज़ में या कोई सामान में कोई ऐसी चीज़ें जो लड़की की ज़रूरत की हैं उसने घर से लेके जानी है तो वो उसमें हाथ दे दे, या खाने में अगर जो इंतज़ाम है शादी ब्याह के तो उसमें खाने का खर्चा कहते हैं कि खाना मेरी तरफ से होगा, ये मेरी बेटी भी है, कोई खाने पे पैसा नहीं लगाई, ये मैंने करना है। तो जो साहिब हैसियत है रिश्तेदार वो ये नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने, ये सारी बातें जो है काश कि ये बातें मिंबर से कही जाती, काश ये बातें सिलेबस में लिखी जाती, काश ये बातें मदरस जो है स्कूल में बयान करते, काश ये बातें बच्चों की तरबियत में होती, काश जब हम बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, कुरान पढ़ने भेजते हैं, हदीस पढ़ने भेजते हैं, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला देते हैं, काश उस वक्त ये लेक्चर दिए जाए जिसकी आप बात करें, काश के 4 जुमे जो होते हैं एक महीने में उसमें एक जुमा है इन बातों पे किया जाए कि हम कैसे अपने बहन और भाई की मदद कर सकते हैं माशरे में रहते हुए। ये जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट था ना इस्लाम में, वो यही था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, जो नहीं आया क्यों नहीं आया, उसके घर रोटी है, उसके घर आराम है, उसके घर सुकून है, उसके घर कोई परेशानी तो नहीं, तो मस्जिद में चेहरे देख कर पहचानने के लिए, वरना तो घर में भी नमाज़ पढ़ी जा सकती थी ना, क्यों कहा गया कि मिलकर मिलें। इसी वजह से आपने फरमाया कि थोड़ी थोड़ी तरीके से सलीके से हम मदद कर सकते हैं। आपने तो कहा ना वो चीज़ें जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, मैं तो इससे भी आसान कहता हूँ, फिज़ा सलाम लेने से, सिर्फ किसी से मिलने से, किसी घर की बेल देकर कहने थे अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा दिल कर रहा था कि आपसे बात करूं, आपको देख लूं, बस आपको देख लिया। जो ऐसे हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि आपको देख लिया, तो देखने से, बात करने से, वक्त देने से, हाल पूछने से, ख्याल रखने से, हाथ पकड़कर चला देने से, बिठा देने से, इनसे रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आपको करनी पड़ती, और अल्लाह ने आपने दिया है, जैसे आपने फरमाया कि दिया है तो दिए में से ही तो आपने देना है, कौन सा आपने अपने पास से देना है, तो उसमें से अगर आप तरीके से और सलीके से मदद कर देंगे वो भी बड़ी खूबसूरत। इसलिए सपोज जैसे आप साहिब हैसियत नहीं हैं फॉर एग्जांपल, और मैं ऐसी हैसियत रखती हूँ कि मेरे पास घर में खाना पीना याशी में बाहर अच्छे रेस्टोरेंट्स में अपने बच्चों को खिला भी सकती हूँ सब कुछ, तो अगर मैंने आपके घर जाना है या फिर आपको अपने घर बुलाना है सपोज़, और मुझे पता है कि आपके घर में गोश्त नहीं पका और अच्छा खाना नहीं पका हुआ, तो मैं ये भी तो फ़ोन करके कह सकती हूँ कि आज मैंने बड़े मज़े का खाना पकाया है तो तैयार हो जाए, मैं आ रही हूँ, मिल के बैठ के खाएँगे, मैंने आपके साथ खाना है। अब उसमें हमने उनको जलील भी नहीं किया कि यार आपने हमें गोश्त नहीं खिलाया, और उसमें ये भी हो गया कि उनकी इज़्ज़त भी रह गई, पर्दा भी रह गया इज़्ज़त का, अपने बच्चों को भी लेके गए, खाना भी अपने घर से ले गए, उधर बैठ के खा लिया, उनके घर की हाज़िरी भी हो गई। ये भी नहीं हुआ कि कल को बच्चे आके ये बाप को बोले या माँ को बोले कि आपके हम उनके घर में जाते हैं हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, तो बच्चे भी शिकायत नहीं, क्योंकि बच्चों को भी तरबियत मिल गई कि बच्चे देख रहे हैं कि अम्मी अबू तो ख़ुद खाना लेके जा रहे हैं, ताया के घर, ये चाचा के घर अगर साहिब हैसियत नहीं है, और मगर प्यार मोहब्बत तो वहीं बढ़ जाएगी ना, तो हम इस तरह की भी तो छोटी छोटी हरकत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो दीन का हुक्म ही ये है। नबी पाक आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के घर जाना ज़्यादा पसंद करते थे जिनकी माली हालत, जैसे आपने फरमाया, कि कमज़ोर थी, और वहाँ जाकर आप बाकायदा फरमाइश करते थे, और जब वो चीज़ आती थी तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस चीज़ में, उस रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा अल्लाह कर देता था कि वो सहाबी समझते थे कि इतने मेहमान आ गए हैं, इसका गुजारा इतने दूध में, इतने गोश्त में कैसे होगा। तो आप जब उनसे कहते थे कि तुम लेकर आओ और बरकत देखो, तो दरअसल उसके अंदर बरकत ऐड हो जाती है कि वो थोड़ी चीज़ भी बड़ी हो जाती है, जैसे आपने फरमाया। तो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात है कि आप एक तो उनको बुलाने की भी जहमत न दें, क्योंकि पता नहीं किराया है कि नहीं है, पता नहीं वो आ सके ना आ सके, पता नहीं उनके पास लिबास है कि नहीं है, तो आप छोटी मोटी कोई ऐसी जगहों के ऊपर, किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, किसी एरिया में आप छोटा सा फंक्शन करके भी उन लोगों को, या उनके घर जैसे आपने फरमाया जाकर, और फिर ये है कि जब उनके घर जाएं तो लिबास भी वो पहन कर जाएं,
जो लिबास वो अफोर्ड नहीं करता Yes, वो वाला लिबास ना wow, पहने, very good वो point. गाड़ी ना लेकर जाएं जो वो गाड़ी अफोर्ड नहीं करता, उस तरह का लेविश लाइफस्टाइल उनको ना दिखाएं जाकर कि उनको जो उनकी अज़ियत हो। उन जैसा ही बनकर उनके साथ ही बैठ जाएं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिश्ते जो है ना वो कभी भी तबई मौत नहीं मरते। ये बात बहुत मेरी याद रखिएगा, रिश्ते कभी तबई मौत नहीं मरते, रिश्तों को हमेशा कत्ल किया जाता है। 3 कातिल हैं जिनसे हमें बचना है। आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, पहला कातिल है नफरत, दूसरा सबसे बड़ा कातिल है नज़रअंदाजी, और तीसरा कातिल है गलत फहमी। इन तीनों से जब आप बच जाएंगे तो आपके रिश्ते कायम रहेंगे। मौला अली ने फरमाया था कि जो चाहते हैं उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, उम्र उनकी दराज हो, बुरी मौत दूर रहे, वो सिर्फ अल्लाह से डरे, रिश्तों को जोड़ना शुरू कर दे। इसी सारी चीज़ खूबसूरत उसके पास बात आ के साथ जाएंगी। हम ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आज मेरे सेट पे बहुत सारे मेहमान हैं, मैं आपको सबसे मुतारिफ़ करवाऊंगी अभी। और मैं ये भी बता दूं, इतने सारे मेहमानों में होस्ट 2 हैं, एक तो मैं और एक और मैं। ये जो किरण है ना, उनके बिल्कुल साथ ही है। ये 2 मैं हैं, एक मैं और एक ये 2 होस्ट हैं, और ये मेरी वो मेहमान हैं जिन्होंने इन सारे मेहमानों को दावत दी है। किरण हनीफ मेरे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं। Yes. खड़े हूँ एक मिनट। आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफ़र हैं, 3D आर्ट जो है उसके ऊपर काम करती हैं, बड़ा ज़बरदस्त हुनर है। मुजस्मा साजी जो है वो करती हैं, हाथों से जो है ना अपने रंग भरती हैं तस्वीरों में, और ऐसे ऐसे रंग भरे हैं कि मुझे लगता है सब कुछ बहुत रियल है। कोई ये आँख की पिक्चर बनाई है तो मुझे लग रहा है ये देख रही है, ऐसे जैसे बिल्कुल कोई सब कुछ जिसको ना हम देख सकते हैं, जस्ट सो रियल, वेरी नाइस। और पहले मैं आपके काम की तारीफ़ कर दूं, फिर मैं आपकी ये भी आपकी तारीफ़ है किरण, मैं क्या करूं, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा किरण, ये किन को देख के बनाई है आपने? ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। ओके। और ये जो है ना, मेरी एक पूरी सीरीज़ चली थी लाइट एंड शैडोज़ के साथ। ये मैं अपने नाम से ही इंस्पायर हूँ। किरण का मतलब ही होता है रे ऑफ लाइट, तो उसी चीज़ को मैंने अपनी पेंटिंग पे उतारा। अच्छा 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 अच्छा। ये वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी आपसे भी मिल रही हैं जी। और यमुना जैदी से भी मिल रही है। ऐसे ही है? यमुना जैदी का भी फेस कट और थोड़ा सा लिप्स वगैरह इस तरह के प्यारे, उनका भी थोड़ा सा गोल और इस तरह। हाँ, तो मुझे ये यमुना भी लग रही है, और ये मुझे लगता है सजल है। ये सजल अली हैं। पक्का ना सजल? Yes. देख लो आपके सामने। ये ओ सजल है। माशाल्लाह, सजल की तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें ना, इतनी बड़ी, बिल्कुल वैसी ही आपने उसकी आंख बनाई है, इतनी खूबसूरत सी। और ये उसका कोई लेटेस्ट शूट है मेरे ख्याल से, है ना? यस, कोई उसका ब्राइडल। उनका भी लेटेस्ट शूट आया था ब्राइडल वाला, उसको मैंने वाटर कलर में बनाया। ये वाटर कलर, ये वाटर कलर है। वाओ। और उनकी आंख के जो लेंस तक हैं आपने उसको भी कितना खूबसूरत शेडिंग में, जैसे ऐसा लग रहा है हमारे सामने बिल्कुल रियल है। देखें, मैं आपको ज़रा क्लोज में भी दिखा दूँ, ये देखें, सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। ओ वाओ सजल, यू शुड सी, कितनी खूबसूरत पिक्चर इन्होंने आपकी बनाई, कितनी एफर्ट से बनाई है। ये आप टैग कीजिएगा ये रील, मैंने ठीक उनको है? टैग किया था। ये रील आप उनको टैग कीजिएगा, ओके। ठीक है? तो सिर्फ पिक्चर टैग ना कीजिएगा, रील टैग कीजिएगा। आप बताइएगा आप उनकी कितनी बड़ी फ़ैन है। जी जी। और हमारे पाकिस्तान की बहुत सेंसिबल, प्यारी, इनोसेंट एक्ट्रेस है। वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड लव आवर एक्टर्स। और इस तरह के एक्टर्स जो ड्रामों में भी रंग डाल देते हैं अपनी मौजूदगी से, और आपकी फिर पेंटिंग उनके लिए, तो ये मुझे लगता है एक तोहफ़ा होती है। तो वो आपकी रील को बल्कि जो है ना रीपोस्ट करेंगी, ठीक है? तो आप उनको दीजिएगा वो। Thank ये वाली किसको देख के आपने बनाई और किस कलर्स में बनाई है? ये मेरा इमेजिनेटिव है, अपने इमेजिनेशन से मैंने इसको पोर्ट्रेट किया है। और ये ऑयल मीडियम है, ऑयल पेंट मीडियम है। और ये ऐसा था कि ये वही सीरीज़ है कि मैंने अपने नाम से इंस्पायर हुई हूँ, लेकिन इससे एक मैसेज ये जाता है कि जितने भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें उसमें ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ। ये धूप का शेड पड़ रहा है उनके ऊपर, जी बिल्कुल, जिसमें एक आँख के ऊपर भी उसका शेड आ रहा है, कितना नेचुरल नेचुरल लग रहा है। और ग्रीनरी से आपने क्या दिखाया, ये जो पत्ते हैं इससे आप क्या पोर्ट्रेट करा रही हैं, और इन्हीं का शेड अक्स जो है वो पीछे इनका किसी दीवार पे या मिरर में आ रहा है?
ये वॉल है पीछे, और जो नेचर है ना वो हम सब के अंदर वैसे ही बहुत होती है, क्योंकि नेचर जो है वो अल्लाह पाक से कनेक्ट होती है, तो इससे भी एक उम्मीद मिलती है, एक काल्मनेस मिलती है। और जो बैकग्राउंड में मैंने शेडो को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, उसका मतलब ये है कि उन जो हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, उनको मैंने इन शेडोज़ में हाइड कर दिया है, और सिर्फ लाइट को मैंने दिखाया है कि आपकी ज़िंदगी में जितने मर्जी हर्डल्स आते हों, सिर्फ आप कोशिश मत छोड़ें और उम्मीद का सहारा लेते हैं। वेरी नाइस। किरण बड़ी टैलेंटेड बच्ची हैं, हमारे साथ है, आज मेहमान है हमारी। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको और उनका मज़ीद काम डिस्कस करते हैं। किरण बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा काम किया, चीज़ों को देख के ना दिल करे आंखों में बिठा लूँ। तो कहाँ से सीखा? मैं एक विजुअल आर्टिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री और बैचलर्स में अपना काम किया है, और वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑनलाइन कोई चीज़ें बेच रही हैं अभी? आपके क्लाइंट्स हैं, लोगों जी को बिल्कुल, काम करके दे क्लाइंट्स रही हैं, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ और एज अ फ्रीलांसर भी हूँ मैं। वाह। तो ये वाली जो पेंटिंग्स हैं इनकी एग्जीबिशंस की हैं आपने, कोई जी, सेल बिल्कुल। की है अभी? मैं एग्जीबिशंस बहुत जगह करवा चुकी हूँ, जैसे कि आर्ट स्पेस है, हमारी जितनी भी गैलरीज़ हैं उसमें मेरी पेंटिंग्स हैंग होती हैं। इसके अलावा मेरे काफ़ी कंपटीशंस में भी पार्ट लिया है और विन किया मैंने। वाह। तो जैसे ये वाली पेंटिंग है, कितने दिनों में बना लेती हैं? ये वाली पेंटिंग मैंने तकरीबन 2 वीक्स में बना ली थी, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग है, ये लेयर बाय लेयर काम होता है। अच्छा। इसमें एकदम सारी डिटेल्स नहीं आती हैं, पहले 1 बाय 1 एक लेयर लगती है, फिर डिटेल, सेकंड डिटेल, फिर थर्ड, फिर जो हाइपर रियलिज्म काम होता है ना वो एट द एंड आता है। वाह। अच्छा, और भी कुछ पेंटिंग जो दिखानी बहुत ज़रूरी थी, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बता दें, दिखा भी दें। ये क्या है? 3D आर्ट है, इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से काम किया गया। अच्छा, 3D आर्ट। ओके। इसके नीचे वायर से इसको सपोर्ट दी गई है। ओके। और इसके ऊपर प्लास्टर पेरिस से इसकी पूरी शेप को कार्व किया गया। उसके बाद पेंट किया गया, और जो एंड पे ये जो ग्लोजी इफेक्ट आ रहा है, जो वाटर इफेक्ट आ रहा है, वो रेजिन से दिया गया, इपॉक्सी रेजिन। ये एक्चुअल में क्या, इसको डिस्क्राइब करें पूरी पिक्चर, कि ये एक मछली है ना, जो पानी में, समंदर में नीचे जा रही है, ठीक है। ये देखें, इसका 3D इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये मैं मूव करके दिखा रही हूँ साइड से, देखें आपको दिख रहा है, ये 3D इफेक्ट है। ये पानी की गहराई में सीधा नीचे जाई जा रही है, जिसमें बारीक 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 इसके 3D आप देख सकते हैं, बबल्स बन रहे हैं, और बहुत क्लियरिटी के साथ बनाई है यार, आई लाइक इट। कलर शेड्स कितने अच्छे, मुजस्मे भी हैं आपके कुछ, ये दिखाइएगा ज़रा मुजस्मे, ये कितने डिफरेंट मुजस्मे हैं। ये बाप और बेटी है? जी, ये मेरे फादर का ही है, और ये बनाया ऐसे गया है कि जिप्सोना, अगर आपने नाम सुना हो। नहीं। वो होता है कि जब बैंडेज वगैरह करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है, उसको प्लास्टर वगैरह के टाइम पे। जी, अच्छा, जी। पकड़े पकड़े पकड़े, मैं तो निकाल के देखूं, उठा सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। और ये आप है? नहीं, ये मेरी सिस्टर है। दूसरी? जी। ओके। वाओ, ये देखिए, ओह वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, तो उससे बनाया आपने, और ये कितने दिन में सूख जाता है? उससे बनाया नहीं है, उससे बस इसका फोम निकाला गया है। इसके बाद इसमें प्लास्टर पेरिस ऐड करके तो मोल्ड जैसे बन जाता है ना, मोल्ड में फिर प्लास्टर पेरिस डाला है, तो ये फेस निकल आया। कितना ज़बरदस्त काम है। और ये भी कुछ घंटों में निकल जाता है इसको? नहीं, इसको दिन लगते हैं, कि सूखने में, ड्राई होने में टाइम लगता है। वैसे बनने में तो 1 दिन। ओके। और एक वो बहुत मुझे एक अच्छी पिक्चर लग रही है जो बहुत खूबसूरत। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं देना चाहती हूँ। दीजिए, मैं तो उसको देख देख के दीवानी हो रही हूँ। मैंने ये आपकी स्केच ऐसे करके दीजिएगा, इतनी खूबसूरत, वाओ माशाल्लाह। ये दिख रही है? नहीं, अब दिख रही, अब दिख रही, हाँ अब दिख रही है। ये सो प्रिटी। ये चारकोल है। ये चारकोल है, ये चारकोल के साथ बनाई है, इसलिए तो। मगर इसमें भी ग्लॉस जो है वो ग्लॉस, एग्जैक्टली ग्लॉस दिख रहा है ये लिप्स का, ठीक है। जो यहाँ पे चीक में मेरे हाइलाइटर मेकअप आर्टिस्ट ने लगाए थे, वो भी इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में नुमाया हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इतना डिफाइन पूरा सब कुछ किया है, ये सब कुछ चारकोल का? ये चारकोल है। चारकोल की खासियत ये होती है कि जब आप सबसे पहले ना पूरे को चारकोल के साथ कवर कर दिया जाता है, ये पूरा ब्लैक होता है इमेज। उसके बाद जो इरेजर होता है, नीडर इरेजर, पेस्टल इरेजर उसको कहते हैं, सारा फेस उससे निकाला जाता है। ओह, मतलब ये वाला फॉर्म होता है पूरा ब्लैक करके? जी। ये सब कुछ ये वाइट उसके अंदर से फेस को निकाला जाता है। यार फिर ये मुश्किल नहीं है? नहीं नहीं, ये आसान है।
यार ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, मेरे पास बहुत सारे लोग आए मेरी पिक्चर्स लेकर, मगर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर जो कि मैं अपने घर पे भी लगाऊंगी, और ये मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी कि कितनी टैलेंटेड लड़की एक बच्ची ने बनाई थी, जो कि बहुत यंग एज में है और इतनी अच्छी हुनर उनके हाथ में। आप लोग अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। आपका पेज क्या है? किरण हनीफ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे है, ओके। और किरण हनीफ मुगल टिकटॉक वगैरह पे भी है। प्लीज़ आप ऐसे बच्चों को जो है प्रमोट करें, ऐसे बच्चों को आगे लेकर आए। ये तो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। मैं आपको बताऊं, गोरे ऐसी पेंटिंग्स के पीछे पागल होते हैं, तो हमारी भी जो कौम है ना, अगर इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करें, तो अगर हम इस तरह की पेंटिंग्स अपने लिए बनवाएं, घर में लगवाएं, इनके आर्ट को थोड़ा सा बूस्ट करें, तो फिर हमारे ये तो बच्चे किधर जाएंगे? ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही है। बेस्ट ऑफ लक सो मच। आप सबसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यही प्लेटफॉर्म जो है ऐसे टैलेंटेड बच्चों को जो है ना मैं डेडिकेट करती हूँ। आप भी आइए और ऐसे प्लेटफॉर्म में अपना हिस्सा, अपना नाम बनाइए। खुदा हाफिज़।